आज जब ये सवाल उठ रहा है कि इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टिल रिलायबल, तो जवाब सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के लिए जेन्युइनली अलार्मिंग भी है। तो शॉर्ट आंसर जो कि लोगों के हिसाब से है वो है नो। और ये नो किसी एक इंसिडेंट का रिजल्ट नहीं है बल्कि सालों से चल रही एक सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग का आउटकम है। सोचिए जरा, जब हम बचपन में सुनते आए कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो उस सेंटेंस का सबसे पावरफुल पिलर क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उन इलेक्शंस का सबसे बड़ा गेट कीपर कौन? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में हमें ये बताया गया है कि ये पावर से परे है, पॉलिटिक्स से ऊपर है और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयल है। तो क्यों आज उस पर उंगलियां उठी है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब इस ब्रेकडाउन की शुरुआत होती है 2023 में, जब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया लॉ लेकर आती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। पहले जो सिस्टम था उसमें सी और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते थे। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर के साथ जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट चेक। लेकिन इस नए एक्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कमेटी से निकाल दिया और उनकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को बैठा दिया, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहीं पर अलार्म बेल्स बजनी चाहिए थी, क्योंकि जब इलेक्शन रेफरी को अपॉइंट करने का कंट्रोल रूलिंग गवर्नमेंट के पास आ जाए तो न्यूट्रलिटी सिर्फ एक वर्ड बनकर रह जाता है। अब इस बिल को लोकसभा ने दिसंबर 2023 को पास किया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया। इतनी जल्दी, इतनी अर्जेंसी, जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी हो। और ये वही मोमेंट था जहां से क्रेडिबिलिटी का एरोजन ऑफिशियली शुरू हुआ। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को तुरंत चैलेंज किया, तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो खुद डायरेक्टली अफेक्टेड थे, उन्होंने इस मैटर को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए नहीं उठाया। साइलेंस यहाँ सिर्फ साइलेंस नहीं था बल्कि डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजरस पॉज था। इस नए लॉ के बाद पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है फरवरी 2025 में, ज्ञानेश कुमार। और उसके बाद जो पब्लिक ने देखा, स्पेशली राहुल गांधी के एलिगेशंस के रिस्पांस में, वो किसी न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का कंडक्ट कम और एक रूलिंग पार्टी के डिफेंडर का ज्यादा लगा, जैसा कि लोगों का मानना है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वोट चोरी जैसे सीरियस एलिगेशंस पर रिएक्शन दिया गया, तो टोन और लैंग्वेज ने ये डाउट और गहरा कर दिया कि क्या ECI अब भी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल है या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली ड्रेस्ड पॉलिटिकल आर्म। राहुल गांधी के अगस्त 7, सितंबर 28 और नवंबर 5 के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ECI के काम पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं था, ये डेटा, नंबर्स और डॉक्यूमेंटेड इरेगुलरिटीज के साथ रखे गए एलिगेशंस थे। बैंगलोर के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही एग्जाम्पल ले ले तो राहुल गांधी ने वहां 5 क्लियर पॉइंट्स रखे। 11,965 cases of duplicate voters, 40,009 cases of fake addresses, 10,452 cases of bulk voters registered from single addresses, 4,132 invalid photos and 33,692 cases of misuse of Form 6। अब Form 6 जो लॉ के हिसाब से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होता है, उसका यूज अलिजिडली उन लोगों ने किया जो 90 साल से भी ज्यादा उम्र के थे। ये कोई क्लेरिकल एरर नहीं था, ये एक सिस्टमिक फेलियर का इंडिकेशन था। अब राहुल गांधी के कंक्लूजन सीधा था कि द बीजेपी विच ट्रेल्ड इन द 7 असेंबली सेगमेंट्स ऑफ बैंगलोर सेंट्रल वॉन द महादेवपुरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज ऑफ 1,570 फेक वोटर्स। ये एलिगेशन सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस पर नहीं बल्कि इलेक्शन आउटकम पर भी सवाल उठाता है। और जब ऐसे सीरियस चार्जेस लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन रिस्पॉन्स क्या आता है? रिपीटेडली यही कहा गया कि फाइल एन एफिडेविट या फिर द कंप्लेंट वाज नॉट मेड विद इन द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। मतलब सब्सटेंस पर बात करने के बजाय प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज का शीट। इसी पैटर्न को हरियाणा इलेक्शंस में और क्लियरली देखा गया। राहुल गांधी के सो कॉल्ड H फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव थे। उन्होंने कहा कि 12.5% ऑफ हरियाणा's electorate, about 25 lakh voters or 1 in every 8 votes were fake or manipulated। डुप्लीकेटेड फोटोज, क्रॉस स्टेट रजिस्ट्रेशन, फेक आइडेंटिटीज, एक वोटर ID अलिजिडली एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो के साथ। सुनने में अब्सर्ड लगता है, लेकिन जब डिजिटल सिस्टम पोरस हो जाता है तो अब्सर्ड भी पॉसिबल हो जाता है। इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी क्लियरली दिखाया गया। कांग्रेस लॉस्ट 8 सीट्स बाय जस्ट 22,000 वोट्स एंड 1.18 लाख वोट्स ओवरऑल, सजेस्टिंग कि मैनिपुलेटेड वोट्स ने रिजल्ट्स स्विंग किए। अब राहुल गांधी का एक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था कि दिस मैनिपुलेशन इज सिस्टमिक एंड डिलिबरेट, नॉट एक्सीडेंटल। और उनका सबसे सीरियस एलिगेशन ये था कि द इलेक्शन कमीशन इज शील्डिंग दोज रिस्पॉन्सिबल।
अब इस पूरी कहानी का एक और क्रिटिकल एंगल है पैटेंट्स। हरियाणा और कर्नाटका दोनों केस में एक कॉमन थीम दिखता है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल टैम्परिंग, डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर बेस्ड मैनिपुलेशन और टारगेटेड डिलीशंस। कर्नाटका में एलिगेशन था कि वोटर डिलीशंस का फोकस माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड कास्ट पर था। ये सिर्फ वोटर फ्रॉड नहीं बल्कि कास्ट बेस्ड वोटर सप्रेशन का चार्ज है। और आयरनी ये है कि हर केस में ईसीआई ने ट्रांसपेरेंसी दिखाने के बजाय डिफेंसिव स्टैंड लिया है। इसी बीच बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंट्रोवर्सी सामने आता है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने इस प्रोसेस पर 10 पॉइंटेड क्वेश्चंस उठाए। उनका कहना था कि ये एक्सरसाइज अ मास डिसफ्रेंचाइजमेंट कैंपेन टारगेटिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है। उनके सवालों में सिर्फ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक कंसर्न्स थे। व्हाट सेफगार्ड्स एग्जिस्ट अगेंस्ट मास वोटर डिलीशंस? व्हाई वर डिलीशंस प्रायोरिटाइज्ड ओवर एडिशंस? व्हाई वर फील्ड वेरिफिकेशंस आउटसोर्स्ड टू प्राइवेट एजेंसीज? व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द डिलीटेड वोटर्स? यादव का एलिगेशन था कि दलित्स, मुस्लिम्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को मॉनिटर करने पर अग्री किया, लेकिन एक्सरसाइज पर स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि बोथ आधार कार्ड्स एंड वोटर आईडीज बी एक्सेप्टेड फॉर रीवेरिफिकेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नंबर्स में दिखने लगी। एसआईआर के बाद बिहार के इलेक्टोरेट 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ हो गया। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 15 to 20,000 वोटर्स कम। 91 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्टी कंट्रोल चेंज हुआ। 11 सीट्स में डिलीटेड वोटर्स की संख्या विनिंग मार्जिन से ज़्यादा थी और इन 91 सीट्स में बीजेपी और उसके एलाइज ने 75 सीट्स जीती, जबकि महागठबंधन सिर्फ 15 सीट पर सीमित गया और 71 सीट्स हारी जो 2020 में उनके पास थी। ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी के फॉल्ट लाइंस है, जैसा कि लोगों का मानना है। और फिर आता है वो मोमेंट जो इस पूरी डिबेट को ऑलमोस्ट क्लिंच कर देता है, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट फ्रॉम कर्नाटका। आनंद वोटर्स इरेगुलरिटी स्कैम में बीजेपी एमएलए सुभाष गुट्टेदार को दिसंबर 12 को चार्जशीट किया गया। एसआईटी की फाइंडिंग चिलिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक एनी मोबाइल नंबर एंड द ओटीपी सेंट टू द नंबर कुड बी यूज्ड टू क्रिएट एन अकाउंट इन द नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स। ओनली अ पासवर्ड वाज रिक्वायर्ड एंड नो ओटीपी वाज नीडेड। और ये भी कहा गया कि एमएलए ने एक कॉल सेंटर लाइक फर्म हायर की जो वोटर्स को टारगेट करती थी, जो राइवल को वोट कर सकते थे। ओटीपीज खरीदे गए ओटीपी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म से, जो अलेजेडली एक यूएस बेस्ड वेबसाइट एसएमएस एक्टिवेट लिंक्ड थी। एसआईटी ने नोट किया कि ये प्लेटफॉर्म मे हैव हेल्प्ड अदर्स विद डिजिटल इम्पर्सनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर क्राइम्स। ईसीआई ने बाद में क्लैरिफाई किया कि अब ई वेरिफिकेशन सिस्टम एंड डबल ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई। और इस पूरी पिक्चर को देखकर तो एक बात क्लियर है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, ये एक पैटर्न है। जब ईसीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस पर पब्लिक का ट्रस्ट हिलने लगता है तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिचुअल बनकर रह जाती है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।